सिर्फ खड़े नहीं रहते, वे सांस लेते हैं, वे हवा से पुरानी कहानियां फुसफुसाते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जागना जो सफेद और सुनहरे रंगों से रंगी हो। सूरज धीरे धीरे विशाल चोटियों पर चढ़ता है। हर एक साइलेंट गार्जियन है, समय से भी पुराने राजों का रखवाला। उनकी बर्फीली चोटियां गहरे नीले आसमान के सामने हीरे के मुकुट की तरह चमकती हैं। यह सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है। ये आपके अंदर के उस हिस्से को पुकारता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह सुन रहा है। हवा पतली है लेकिन ये प्योर लगती है, आपके फेफड़ों को ऐसी ताजगी से भर देती है जो हर सेंस को जगा देती है। ये वह जगह है जहां धरती आसमान से मिलती है, एक गहरी शांति और अपार शक्ति का स्थान। मैंने तस्वीरें तो देखी थी, जरूर, मैंने पर्वतारोहियों और साधुओं की कहानियां पढ़ी थी, लेकिन कुछ भी आपको इसकी विशालता के लिए तैयार नहीं करता। उनके सामने खड़े होकर आप अविश्वसनीय रूप से छोटे महसूस करते हैं, फिर भी आप कुछ विशाल और अनंत से जुड़े हुए भी महसूस करते हैं। पहाड़ों में आपके रोजमर्रा के जीवन के शोर को दूर करने का एक तरीका है। वे आपके दिमाग में चल रही लगातार बकवास को शांत कर देते हैं। जो कुछ बचता है वह आपकी अपनी धड़कन की आवाज और ब्रह्मांड का धीमा गुंजन है। यह एक इनविटेशन है, परिचित दुनिया को पीछे छोड़ने की पुकार, एक ऐसे एडवेंचर का वादा जो सिर्फ आपके चलने वाले मीलों के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आत्मा के भीतर तय की गई दूरी के बारे में है। ये यात्रा बहुत पहले शुरू हो जाती है, जब आप एक पथरीले रास्ते पर पहला कदम रखते हैं। यह एक सपने से शुरू होती है, कुछ और पाने की लालसा। हिमालय उस और का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उन चुनौतियों का प्रतीक हैं जिन पर काबू पाना असंभव लगता है। वे एक कैओटिक दुनिया में शांति का एक बीकन है। उनकी मजेस्टिक फॉर्म्स को देखकर आप समझते हैं कि क्यों इतने लोगों ने उनकी गोद में शरण और ज्ञान की तलाश की है। वे आपके शरीर को चुनौती देते हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को भी पोषण देते हैं। इसकी शेयर ब्यूटी ओवरवेलमिंग है। ये एक ऐसी सुंदरता है जो बदले में कुछ नहीं मांगती, सिवाय आपकी उपस्थिति, आपके ध्यान और उसकी रॉ अनटेम्ड पावर के प्रति आपके सम्मान के। और इसलिए मैंने इस पुकार का जवाब दिया। जरूरतों से भरा एक बैकपैक और उम्मीदों से भरा दिल लेकर मैं निकल पड़ा। मैं सिर्फ पहाड़ों को देखने नहीं जा रहा था, मैं उन्हें सुनने जा रहा था। मैं उन कहानियों को समझना चाहता था जो उन्होंने अपनी जैगेड क्लिफ्स और सीरीन वैलीज में छिपा रखी थी। मैं उनके रास्तों पर चलने, उनकी हवा में सांस लेने और उनकी प्राचीन विजडम को अपने अंदर समाहित करने के लिए तैयार था। फुसफुसाती चोटियों ने पुकारा था और मैं आखिरकार यह जानने के लिए निकल पड़ा था कि वे मुझे हमेशा से क्या बताने की कोशिश कर रही थीं। एडवेंचर शुरू होने वाला था, सिर्फ एक मैप पर नहीं, बल्कि मेरे अपने दिल के लैंडस्केप के भीतर। मोर देन अ माउंटेन, अ जर्नी विद इन। बहुत से लोग हिमालय में एक चोटी पर फतेह हासिल करने आते हैं। वे चोटी को एक लक्ष्य मानते हैं, एक ट्रॉफी जिसे जीतना है। मेरी यात्रा शुरू से ही अलग महसूस हुई। मैं जानता था कि यह किसी ऊंचे स्थान पर झंडा फहराने के बारे में नहीं था, ये मेरे अंदर बदलाव के बीज बोने के बारे में था। असली चढ़ाई खड़ी बर्फीली ढलानों पर नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी पहचान की परतों के माध्यम से थी। मैं शहर में जिस व्यक्ति को था उसे हटाना चाहता था, वह व्यक्ति जिसे शेड्यूल और एक्सपेक्टेशंस ने परिभाषित किया था। मैं जानना चाहता था कि जब वह सब चला जाएगा तो मैं कौन था। पहाड़ों ने अपनी शांत बुद्धिमत्ता में इस तरह की खोज के लिए सही जगह प्रदान की। यह ट्रैक एक तीर्थ यात्रा थी, किसी विशिष्ट पवित्र स्थल के लिए नहीं, बल्कि मेरे अपने आंतरिक दुनिया के अभयारण्य के लिए। ट्रैक पर हर कदम आधुनिक जीवन के डिस्ट्रैक्शन से दूर एक कदम था। कोई ईमेल का जवाब नहीं देना था, कोई सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल नहीं करना था। बस आगे का रास्ता था, ऊपर आसमान और मेरी अपनी सांस का स्थिर रिदम। इस सादगी में मैंने अपने विचारों को और स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर दिया। यात्रा मुझे प्रेजेंट होने के लिए मजबूर कर रही थी, पूरी तरह से पल में जीने के लिए। ये शारीरिक सहन शक्ति की चुनौती नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता की थी। मैं संस्कृति के वादे से भी आकर्षित था। मैं जानता था कि इन विशाल पहाड़ों के बीच ऐसे समुदाय छिपे थे जो सदियों से प्रकृति के साथ हार्मनी में रहते थे। उनका जीवन ग्लोबल ट्रेंड्स से नहीं, बल्कि बदलते मौसमों और प्राचीन परंपराओं से आकार लेता था। मैं उनसे सीखने के लिए उत्सुक था।
आप इतने कम में खुशी कैसे पाते हैं? आप ऐसे कठोर वातावरण में एक मजबूत समुदाय कैसे बनाते हैं? ये वे प्रश्न थे जिन्होंने मेरी यात्रा को ईंधन दिया। मैं जीने का एक अलग तरीका देखना चाहता था, इंसान होने का एक अलग तरीका। हिमालय की सांस्कृतिक समृद्धि, इसकी प्राकृतिक सुंदरता जितनी ही आकर्षक लगी, मेरे अंदर एंटिसिपेशन घुल रही थी। ये उत्साह और थोड़ी सी घबराहट का मिश्रण था। मैं अज्ञात में कदम रख रहा था, भौगोलिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से। मैं अपने कंफर्ट जोन को बहुत पीछे छोड़ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि सच्चा विकास तभी होता है जब आप वल्नरेबल होने को तैयार होते हैं, जीवन के छात्र होने को तैयार होते हैं। पहाड़ मेरी कक्षा होने वाले थे और जिन लोगों से मैं मिला वे मेरे शिक्षक। यह यात्रा सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, यह उस परिवर्तन के बारे में थी जो रास्ते में होता है। यह एक नया दृष्टिकोण खोजने के बारे में थी, खुद और दुनिया की एक नई समझ, नई फर्स्ट फुटस्टेप्स इन अ लैंड ऑफ स्माइल्स। गांव तक पहुंचने की यात्रा का आखिरी हिस्सा पैदल ही तय करना था। जीप और आगे नहीं जा सकती थी। जैसे ही मैं संकरे घुमावदार रास्ते पर एक मोड़ पर मुड़ा, गांव जादू की तरह दिखाई दिया। ये एक छोटी हरी घाटी में बसा हुआ था, जिसके चारों ओर ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां थीं। यह एक ऐसा नजारा था जिसने मुझे रुककर सांस लेने पर मजबूर कर दिया। घर पत्थर और लकड़ी के बने हुए थे, पहाड़ी से ऐसे चिपके हुए थे जैसे वे वहीं प्राकृतिक रूप से उग गए हों। प्रार्थना के झंडे हवा में लहरा रहे थे, उनके वाइब्रेंट रंग लैंडस्केप के अर्थी टोन्स के विपरीत थे। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरे समय, किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मेरा आगमन शांत था, कोई भव्य स्वागत नहीं था, बस रोजमर्रा के जीवन की हल्की जिज्ञासा एक पल के लिए रुक गई थी। एक बूढ़ी औरत अपनी बुनाई से ऊपर उठकर देखी, उसका चेहरा झुर्रियों का एक सुंदर नक्शा था और उसने एक नरम समझदार मुस्कान दी। बच्चों का एक समूह अपनी गेंद का पीछा करने का खेल छोड़कर रुक गया। उनकी काली आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे एक दूसरे से खिलखिलाकर फुसफुसाए, मेरी ओर इशारा करते हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई एलियन हूं जो अभी अभी किसी नए ग्रह पर उतरा है। हवा में लकड़ी के धुएं और गीली मिट्टी की गंध थी। केवल दूर की गाय की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट की आवाजें थीं। मुझ पर औ की एक लहर छा गई। ये मेरे जाने पहचाने हर चीज से बहुत दूर था। कोई पक्की सड़कें नहीं थीं, आसमान में कोई बिजली के तार नहीं फैले हुए थे, कोई तेज हॉर्न नहीं बज रहे थे। यहाँ जीवन एक अलग गति से चलता हुआ लग रहा था, जो सूरज और मौसमों द्वारा निर्देशित था। सादगी चौंकाने वाली थी। मुझे एक घुसपैठिया होने की चिंता थी, उनकी शांति को भंग करने की। लेकिन मुझे मिली शुरुआती नजरें संदेह की नहीं थीं, बल्कि हल्की जिज्ञासा की थीं। मुस्कानें जेन्युइन थीं, एक ऐसी वार्मथ और ओपननेस से आ रही थी जिसने मुझे तुरंत सहज कर दिया। मेरा पहला इंटरेक्शन अनकहा था। मैंने बच्चों को वापस मुस्कुराया और उनकी खिलखिलाहट तेज हो गई। मैंने बूढ़ी औरत को सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और उसने भी सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उस साधारण आदान प्रदान में एक पुल बना। मुझे एहसास हुआ कि भाषा ही संवाद करने का एकमात्र तरीका नहीं था। एक साझा मुस्कान, आपसी जिज्ञासा का एक क्षण बहुत कुछ कह सकता था। मैंने इस दूरस्थ दुनिया में अपने पहले कदम रखे थे और पहले से ही यह कम अजीब लगने लगी थी। शुरुआती आश्चर्य एक गहरी ग्रैटिट्यूड और वंडर की भावना में बदल रहा था। मैं यहां था और मेरा स्वागत था। द रिदम, अ वेफ, अ सिंपलर लाइफ। गांव में दिन एक नेचुरल अनहर्ड रिदम के साथ गुजरे। जीवन जमीन से जुड़ा था। सुबह होते ही गांव धीरे धीरे जागने लगता। पुरुष पहाड़ों की ढलानों को काटकर बनाए गए सीढ़ीदार खेतों की ओर निकल पड़ते, जो विशाल हरे कदमों की तरह दिखते थे। वे अपने हाथों और साधारण औजारों से काम करते, आलू और जौ के लिए मिट्टी तैयार करते। उनके मूवमेंट्स प्रैक्टिस किए हुए कुशल थे, एक डांस जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। कोई तेज ट्रैक्टर नहीं थे, बस इंसानी मेहनत की आवाज और कभी कभार एक किसान की अपने याक को पुकारने की आवाज आती थी। यह कड़ी मेहनत का जीवन था, लेकिन इसमें एक गरिमा थी जो बहुत ही मार्मिक थी। घर खुद जमीन से इस जुड़ाव का एक प्रमाण थे। वे पहाड़ पर मिली सामग्री से बने थे, जमीन से पत्थर, जंगलों से लकड़ी। दीवारें मोटी थीं,
जिन्हें लंबी ठंडी सर्दियों में गर्मी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। अंदर घर का दिल रसोई थी। लकड़ी या सूखे आग के गोबर से जलने वाला एक साधारण चूल्हा हमेशा जलता रहता था। यहीं पर खाना बनता था, जहां परिवार कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे और जहां मेहमानों का एक गर्म कप बटर टी से स्वागत किया जाता था। घर केवल आश्रय नहीं थे, वे गर्म जीवित स्थान थे जो परिवार की भावना से भरे थे। महिलाएं और गांव के दैनिक जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती थीं। उनका काम अंतहीन और ज़रूरी था। वे घर का प्रबंधन करती थीं, खाना बनाती थीं और बच्चों की देखभाल करती थीं। वे खेतों में भी काम करती थीं, याकों का दूध निकालती थीं और जंगलों में जंगली जड़ी बूटियों की तलाश करती थीं। मैं अक्सर उन्हें ऊनी कालीनों और शॉल में सुंदर जटिल पैटर्न बुनते हुए देखती थी। उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते थे, फिर भी उनके पास हमेशा एक अच्छा शब्द या एक साझा हंसी के लिए समय होता था। उनकी शक्ति और लचीलापन वे अदृश्य धागे थे जिन्होंने समुदाय के ताने बाने को एक साथ बांधे रखा था। वे परंपरा के रक्षक थे, जीवन के पोषणकर्ता थे। इस दैनिक रिदम को देखना एक सुंदर स्लो मोशन फिल्म देखने जैसा था। हर चीज का एक उद्देश्य था, कुछ भी बर्बाद नहीं होता था। लोग अपने पर्यावरण के साथ एक इंटरडिपेंडेंस की स्थिति में रहते थे। वे केवल वही लेते थे जिसकी उन्हें जरूरत थी और उसका उपयोग सावधानी और सम्मान के साथ करते थे। ये उस उपभोक्ता संस्कृति के विपरीत था जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था, जहां बहुत कुछ डिस्पोजेबल होता है। यहाँ हर चीज का मूल्य था। जीवन का ये सरल टिकाऊ तरीका कोई ट्रेंड नहीं था, ये एक जरूरत थी। ये कम सामान और अधिक अर्थ के साथ ग्रेसफुल तरीके से जीने का एक सबक था। सेक्शन 5 Where Strangers Become Family। आपको पता है, मेरी शुरुआती शर्म गांव वालों की मेहमान नवाजी की गर्मी में तेजी से पिघल गई। ये सब छोटे छोटे इशारों से शुरू हुआ। पेमा नाम की एक महिला ने, उसने मुझे अपने घर चाय के लिए बुलाया। मैंने खुद को आग के पास एक छोटे कुशन पर बैठा पाया, जबकि वह नमकीन मक्खन वाली चाय बना रही थी, जो पहाड़ी जीवन का मुख्य हिस्सा है। हमने ज्यादा बातें नहीं की क्योंकि हमारी भाषाएं, आपको पता है, काफी अलग थीं, लेकिन हमने मुस्कानें साझा की। वह अपनी रसोई में चीजों की ओर इशारा करती, उनके नाम अपनी बोली में बताती और मैं उन्हें दोहराता। वह मेरे अनाड़ी उच्चारण पर हंसी, एक गर्म सच्ची हंसी जिसने छोटे कमरे को भर दिया। उस पल में मैं सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं था, मैं एक मेहमान था। सबसे अप्रत्याशित जगहों पर दोस्ती पनपने लगी। मैं बच्चों के साथ बैठता जब वे खेलते थे और वे मुझे अपने खेल सिखाते थे। वे मेरे कैमरे से बहुत फैसिनेटेड थे, अपनी चौड़ी जिज्ञासु आंखों से स्क्रीन पर देखते थे जब मैं उन्हें उनकी अपनी तस्वीरें दिखाता था। एक बूढ़ा आदमी, गांव का एक बुजुर्ग, अक्सर मुझे अकेला बैठा पाता और मेरे पास आकर बैठ जाता। वह धीरे धीरे बात करता, इशारों और कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करता जो उसे आते थे। पहाड़ों की कहानियां सुनाता, आत्माओं और किंवदंतियों के बारे में। उसका चेहरा सूरज और हवा से झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें एक ऐसी बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं जो भाषा से परे थी। समुदाय की अवधारणा यहाँ शक्तिशाली थी। लोग वास्तव में एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर कोई परिवार कठोर सर्दी के बाद अपने घर का पुनर्निर्माण कर रहा होता तो पूरा गांव मदद के लिए आता। जिम्मेदारी साझा करने का यह एहसास था, एक साथ होने का। मैंने इसे फर्स्ट हैंड अनुभव किया जब मुझे हाइकिंग करते समय मेरे हाथ पर एक छोटा कट लग गया। कुछ ही मिनटों में एक महिला जिसे मैं मुश्किल से जानता था, जड़ी बूटियों का एक पोल्टिस लेकर आई और धीरे से घाव पर पट्टी बांधी। उसने इसे इतनी स्वाभाविक दयालुता से किया जैसे किसी अजनबी की देखभाल करना दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। यह कोई लेन देन नहीं था, यह एक मानवीय संबंध था। इन इंटरेक्शंस ने मुझे किसी भी किताब से ज्यादा सिखाया। उन्होंने मुझे दयालुता की शक्ति, एक साधारण स्वागत की सुंदरता और मानवीय हृदय की सार्वभौमिक भाषा के बारे में सिखाया। मैं एक अजनबी, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आया था, लेकिन दिन ब दिन साझा भोजन, साझा मुस्कान और शांत समझ के साझा पलों के माध्यम से मुझे गांव का हिस्सा महसूस होने लगा। लोगों ने सिर्फ अपने घर ही नहीं खोले, उन्होंने अपने दिल खोल दिए। उन्होंने मुझे दिखाया कि परिवार सिर्फ खून के बारे में नहीं है, यह संबंध, देखभाल और एक दूसरे में मानवता को देखने के साधारण कार्य के बारे में है। Section 6 echoes of Ancient,
विजडम मोनेस्ट्रीज एंड ट्रेडिशंस। गांव के ऊपर एक चट्टान पर स्थित एक प्राचीन मठ खड़ा था। उसकी सफेद दीवारें और गहरा लाल छत ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य के सामने आध्यात्मिकता का एक प्रतीक था। उसके आसपास की हवा अलग महसूस होती थी, सदियों की प्रार्थना और भक्ति से भरी हुई। मठ का दौरा करना मानो विश्वास के एक जीवित संग्रहालय में कदम रखना था। अंदर दीवारें जीवंत विस्तृत भित्तिचित्रों से ढकी थीं, जो बुद्ध के जीवन और विभिन्न देवताओं को दर्शाती थीं। भिक्षुओं का धीमा गुंजायमान मंत्र हॉल में गूंजता था, एक ऐसी आवाज जो मेरे सीने में गहराई तक कंपन करती हुई लगती थी। यह गहरी शांति और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान था। परंपरा केवल मठ की दीवारों तक सीमित नहीं थी, यह दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी हुई थी। अनुष्ठान मौसमों के बदलने, बच्चे के जन्म और एक बुजुर्ग के निधन को चिह्नित करते थे। प्रार्थना के झंडे केवल सजावट नहीं थे, माना जाता था कि वे हवा में आशीर्वाद और प्रार्थनाएं ले जाते हैं, जिससे पूरे देश में सद्भावना फैलती है। छोटे स्तूप या छोड़तेन परिदृश्य में बिखरे हुए थे, जो ज्ञान के मार्ग की याद दिलाते थे। धर्म कुछ ऐसा नहीं था जिसका अभ्यास केवल विशेष दिनों में किया जाता था। यह एक निरंतर मार्गदर्शक उपस्थिति थी। इसने दुनिया को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान किया, कठिनाई में आराम का एक स्रोत और समुदाय के लिए एक नैतिक दिशा सूचक। गांव वालों की शिल्प कौशल एक और तरीका था जिससे उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा। महिलाएं अपने वस्त्रों में जटिल पैटर्न बुनती थीं, हर डिजाइन एक कहानी बताती थी या उनकी मान्यताओं से एक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती थी। पुरुष अपने घरों के लिए लकड़ी के बीमों में सुंदर रूपांकन उकेरते थे और पारंपरिक औजार और बर्तन बनाते थे। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, वे एक सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्तियां थीं जिन्हें पीढ़ियों से संरक्षित किया गया था। मैंने एक आदमी को एक थांका, एक पारंपरिक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग को बड़ी सावधानी से पेंट करते हुए देखा। उसका ध्यान पूर्ण था, उसका हाथ स्थिर था। यह ध्यान का एक रूप था, रचना का एक पवित्र कार्य जिसने उसे अपने पूर्वजों से जोड़ा। यहां तक कि कपड़े भी एक कहानी बताते थे। पारंपरिक पोशाक, एक मोटा ऊनी गाउन जिसे चूबा कहा जाता था, कठोर पहाड़ी जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। रंग और पैटर्न अक्सर व्यक्ति के क्षेत्र या वैवाहिक स्थिति को दर्शाते थे। इन कपड़ों को पहनना पहचान का एक बयान था, एक ऐसी दुनिया में उनकी विरासत की एक गर्वपूर्ण घोषणा जो तेजी से बदल रही थी। ये परंपराएं, मंत्र, अनुष्ठान, शिल्प, कपड़े, वे लंगर थे जिन्होंने समुदाय को जमीन से जोड़े रखा। वे प्राचीन ज्ञान की गूंज थे जो उन्हें लगातार याद दिलाते थे कि वे कौन थे और कहां से आए थे। वे हिमालय की आत्मा थे। सेक्शन 7 द अनब्रोकन चेन, पासिंग डाउन द लाइट। संस्कृति का संरक्षण कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, यह जीवन का एक स्वाभाविक जैविक हिस्सा था। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक अटूट श्रृंखला के माध्यम से पारित किया जाता था। गांव के बुजुर्ग जीवित पुस्तकालय थे। वे अपने लोगों के इतिहास, कहानियों, गीतों और ज्ञान को अपनी यादों में संजोए रखते थे। शाम को परिवार आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे और दादा दादी पहाड़ के देवताओं और शरारती आत्माओं की प्राचीन किंवदंतियों को सुनाते थे। उन्होंने युवा पीढ़ी को हर्बल उपचार, मौसम के पैटर्न और अनुष्ठानों को सही तरीके से करने के बारे में सिखाया। उनके शब्दों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। बच्चे इस ज्ञान के केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं थे, वे सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने देखकर और करके सीखा। एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ खेतों में जाता था, जमीन जोतना और जानवरों की देखभाल करना सीखता था। एक छोटी लड़की अपनी माँ के पास करघे पर बैठती थी। उसके छोटे हाथ जटिल पैटर्न बुनना सीखते थे जो उसकी दादी से पारित हुए थे। इन पाठों के लिए कोई पाठ्य पुस्तकें या कक्षाएं नहीं थीं। कक्षा घर, खेत और स्वयं पहाड़ थे। शिक्षक उनके माता पिता, उनके दादा दादी और पूरा समुदाय थे। समुदाय के हर सदस्य की इस सांस्कृतिक संचरण में एक भूमिका थी। मठ में भिक्षु वहां पढ़ने आने वाले लड़कों को पवित्र ग्रंथों को पढ़ना और धार्मिक समारोह करना सिखाते थे। गांव का कारीगर एक अप्रेंटिस लेता था, धैर्यपूर्वक उनके हाथों का मार्गदर्शन करता था जब तक कि वे शिल्प में महारत हासिल नहीं कर लेते थे। इस प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि आवश्यक कौशल और पवित्र ज्ञान समय के साथ खो न जाए।
यह एक कोलैबोरेटिव प्रयास था, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक लौ को उज्जवल रूप से जलाए रखने की एक साझा प्रतिबद्धता। हर कोई समझता था कि उनकी पहचान इन परंपराओं से बंधी हुई थी। यह अंतर पीढ़ीगत संबंध देखने में सुंदर था। युवाओं और बुजुर्गों के बीच प्यार और सम्मान का गहरा बंधन था। बच्चे मार्गदर्शन के लिए अपने बुजुर्गों को देखते थे और बुजुर्ग बच्चों को अपनी संस्कृति का भविष्य मानते थे। यह सीखने और सिखाने का एक चक्र था, ज्ञान का एक निरंतर प्रवाह जिसने समुदाय के लचीलेपन को सुनिश्चित किया। वे केवल परंपराओं को संरक्षित नहीं कर रहे थे, वे अपनी आत्मा को जीवित रख रहे थे। यह अटूट श्रृंखला उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसी दुनिया के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षा जो लगातार सब कुछ एक जैसा बनाने की कोशिश कर रही थी। सेक्शन 8, Forged in Hardship, Bound by Heart। ऊंचे हिमालय में जीवन कठिनाई के साथ एक निरंतर नृत्य है। परिदृश्य की सुंदरता एक कठोर वास्तविकता को छिपाती है। सर्दियां लंबी और क्रूर होती हैं। भारी बर्फ महीनों तक गांव को बाहरी दुनिया से काट देती है। बढ़ने का मौसम छोटा होता है और एक भी ओलावृष्टि पूरे साल की फसल को बर्बाद कर सकती है। संसाधन दुर्लभ हैं। लकड़ी का हर टुकड़ा, पानी की हर बूंद कीमती है। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें अविश्वसनीय शक्ति, लचीलापन और सरलता की आवश्यकता होती है। यह तत्वों के खिलाफ एक दैनिक संघर्ष है, मानवीय सहन शक्ति का एक परीक्षण है जिसकी हम में से कुछ ही कल्पना कर सकते हैं। फिर भी इस कठिनाई से कुछ अविश्वसनीय रूप से सुंदर पैदा होता है। समुदाय की एक शक्तिशाली भावना। यहाँ के लोग समझते हैं कि वे अकेले जीवित नहीं रह सकते। वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आपसी समर्थन की यह भावना, जिसे कुछ समुदायों में धर्म के रूप में जाना जाता है, उनके समाज की आधारशिला है। जब किसी परिवार को संकट का सामना करना पड़ता है, चाहे वह फसल की विफलता हो या बीमार बच्चा, उनके पड़ोसी बिना सोचे समझे मदद करने के लिए मौजूद होते हैं। वे अपना भोजन, अपना श्रम और अपनी शक्ति साझा करते हैं। वे प्रतिकूलता का सामना व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक सामूहिक, एक एकल, एकीकृत परिवार के रूप में करते हैं। मैंने इस भावना को कई बार कार्रवाई में देखा। मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक साथ काम करते हुए देखा जो भूस्खलन से अवरुद्ध रास्ते को साफ कर रहे थे। मैंने परिवारों को अपने सीमित अनाज की आपूर्ति उन लोगों के साथ साझा करते हुए देखा जिनके पास कम था। यह सहयोग किसी औपचारिक समिति द्वारा आयोजित नहीं किया गया था। यह सहज था, उनकी भेद्यता की साझा समझ से पैदा हुई एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यह गहरी जड़ें वाली एकजुटता एक सामाजिक सुरक्षा जाल बनाती है जो किसी भी सरकारी कार्यक्रम से अधिक मजबूत है। यह कठिनाई की भट्टी में बना एक बंधन है, एक ऐसा संबंध जो केवल दोस्ती से कहीं अधिक गहरा है। यह अस्तित्व का सार है। आधुनिक प्रभाव धीरे धीरे इन दूर दराज के क्षेत्रों में रिसने लगे हैं। अब कुछ घरों में सौर पैनल हैं जो एक सिंगल लाइट बल्ब के लिए पर्याप्त बिजली प्रदान करते हैं। कुछ युवा लोगों के पास बेसिक मोबाइल फोन हैं जो उन्हें एक ऐसी दुनिया से जोड़ते हैं जिसे उनके माता पिता कभी नहीं जानते थे। लेकिन इन परिवर्तनों को सावधानी से अपनाया जाता है। गांव वाले नए विचारों को अपनी पोषित परंपराओं के साथ संतुलित करने के लिए सावधान हैं। वे अपने पुराने तरीकों के मूल्य, अपने सामुदायिक बंधनों की ताकत को पहचानते हैं। वे परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी नहीं हैं, लेकिन वे इस प्रक्रिया में अपनी पहचान नहीं खोने के लिए दृढ़ हैं। वे अपने दम पर भविष्य को नेविगेट कर रहे हैं, उस ज्ञान को कसकर पकड़े हुए हैं जिसने उन्हें सदियों से पनपने दिया है। सेक्शन 9, द माउंटेन्स विद इन अ न्यू वे ऑफ सीइंग। गांव छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक था। जैसे ही मैं घुमावदार रास्ते से नीचे चल रहा था, मैं आखिरी बार देखने के लिए मुड़ता रहा। प्रार्थना के झंडे आखिरी अलविदा कह रहे थे। मैं अपने साथ सिर्फ तस्वीरें और यादें नहीं ले जा रहा था, मैं अपने दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव ले जा रहा था। यात्रा ग्रेट आउटडोर्स में एडवेंचर की तलाश के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन यह मानव आत्मा की खोज बन गई थी। हिमालय ने मुझे अपनी मैजेस्टिक पीक्स दिखाई थीं, लेकिन गांव वालों ने मुझे अपने मैजेस्टिक हार्ट्स दिखाए थे। उन्होंने मुझे सिखाया था कि धन को पोजेशंस में नहीं, बल्कि रिश्तों और समुदाय में मापा जाता है। इस यात्रा ने शक्ति की मेरी परिभाषा बदल दी।
मैं सोचता था कि शक्ति आत्मनिर्भर होने के बारे में है, हर चीज को अकेले संभालने में सक्षम होने के बारे में है। लेकिन पहाड़ों में मैंने सीखा कि सच्ची शक्ति इंटरडिपेंडेंस में निहित है। ये मदद मांगने के साहस और उसे स्वतंत्र रूप से देने की करुणा में निहित है। गांव वाले उन सबसे मजबूत लोगों में से थे जिनसे मैं कभी मिला था, इसलिए नहीं कि उन्होंने अकेले कठिनाई सहन की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसका एक साथ सामना किया। उनका लचीलापन एक सामूहिक शक्ति थी, प्रतिकूलता के सामने मानवीय संबंध की शक्ति का एक प्रामण। यह एक सबक था जिसे मैं पहाड़ों की हवा मेरे फेफड़ों से निकलने के बाद भी अपने साथ ले जाऊंगा। पहाड़ों की आत्मा सिर्फ चट्टानों और बर्फ में नहीं है, यह उन लोगों में है जो उन्हें अपना घर कहते हैं। यह उनकी गर्म मुस्कानों, उनके खुले दिलों और उनकी संस्कृति के प्रति उनके अटूट समर्पण में है। यह उनके दैनिक जीवन की शांत गरिमा और प्राचीन ज्ञान में है, जिसे वे इतनी स्वतंत्रता से साझा करते हैं। हिमालय से गुजरना और सिर्फ सीनरी देखना अनुभव के सबसे खूबसूरत हिस्से को मिस करना है। मेरी यात्रा ने मुझे विनम्रता और सम्मान के साथ यात्रा करने के महत्व के बारे में सिखाया, एक मेहमान होने के बजाय एक उपभोक्ता होने के बारे में सिखाया। इसने मुझे बोलने से ज्यादा सुनने और अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल से भी देखने के लिए सिखाया। मैं किसी को भी जो पहाड़ों की पुकार महसूस करता है उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, लेकिन खुले दिमाग से जाए, देखने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए जाए। उन मानवीय कहानियों को खोजें जो घाटियों में छिपी हैं, एक कप चाय साझा करें, एक मुस्कान साझा करें और खुद को अनुभव से बदलने दें। सबसे बड़ी चोटियां जिन्हें आप जीतेंगे वे मैप पर नहीं हैं, वे आपके अपने दिमाग में पूर्वाग्रह, अज्ञानता और स्वार्थ के पहाड़ हैं। हिमालय की मेरी यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह मेरे उस हिस्से की घर वापसी थी जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था कि वह मौजूद था। और यह एक ऐसी यात्रा है जिसे करना लायक है।